माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साइंस की सीरीज में, रिवीजन सीरीज में आज हम करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल क्लास 10। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। और इससे पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं वो मैं आपको बता दूं। जीरो से हीरो की सीरीज में साइंस में तो आपके टर्म 1 में 6 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर चुके हैं, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कर चुके हैं, चैप्टर 6 के एमसीक्यू कर चुके हैं लाइफ प्रोसेस, और चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के एमसीक्यू कर चुके हैं। और चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं और इसके बाद बस आपका एक चैप्टर बचेगा लाइट, वो हम अलग से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके कवर करवाए गए हैं, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन भी कवर करवाए गए हैं, सिंपल एमसीक्यू भी, केस बेस भी, तो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। और ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर 3 है इसका आपका हाफ चैप्टर ही आ रहा है और हाफ चैप्टर आपका रिड्यूस हो चुका है, कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अकरेंस है कि किस तरीके से हम प्योरिफिकेशन करते हैं मेटल्स की, वो आपका डिलीट है। केवल आपको करना क्या है चैप्टर में वो बता दूं मैं आपको। मेटल की एंड नॉन मेटल की, दोनों की आपको क्या करनी है, प्रॉपर्टीज करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल की करनी है। इसके अलावा जो मेटल है या नॉन मेटल है, हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, और साथ में इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको करनी है। बस इतना ही करना है, ज्यादा इस चैप्टर में नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, Aluminium is used for making cooking utensil. Which of following property of aluminium are responsible for the same? So देखिए, एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं तो एल्युमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है। ऑप्शन दे रखा है थर्मल, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम एल्युमिनियम के यूटेंसिल बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड, बी में दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी, सी में दे रखा है सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी, एंड डी में दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। यू हैव टू चूज। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर किया करिए और बाद में टैली करो कि आप कितना सही दे रहे हो, इससे आपकी अच्छी रिवीजन होती है। ठीक है, और अगर आप रॉन्ग करते हो तो उसे एक पॉजिटिव मोटो में लेना चाहिए कि अगर आप रॉन्ग कर रहे हो तो आप एग्जाम में कभी गलत नहीं करोगे, यहीं पे सीख जाओगे, यहीं पे गलती कर लो, एग्जाम में गलती नहीं करनी। ठीक है, चलिए। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी उसमें हीट ट्रांसफर अच्छे से होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और वो मेल्ट हो जाए, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो तभी तो उसके यूटेंसिल आप बनाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, डी हमारा सही होगा, यानी गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब नहीं है, हमें बिजली थोड़ी प्रवाहित करवानी है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, जो अर्थ की क्रस्ट है यहाँ पे नंबर 1 सबसे ज्यादा अक्रेंस किसकी होती है, मोस्ट अबेंडेंट मेटल कौन सा होता है, नंबर 2 पे कौन सा होता है, नंबर 3 पे कौन सा होता है। ये इसका आपको सीरीज याद होना चाहिए, एटलीस्ट 3 के नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे बोला है मोस्ट सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑप्शन ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कैल्शियम, डी सोडियम। ऑप्शन 1 2 3 नहीं, ऑप्शन ए बी सी डी आपको चूज करना है विद इन 3 सेकेंड। 1 2 3, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका आंसर होगा बी एल्यूमिनियम। ठीक है, सेकेंड मोस्ट कौन सा है, अगर आपको याद है, पता है, तो वो आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल्स में पोरेस्ट सबसे कम कंडक्टिविटी किसमें होती है, हीट एमंग द मेटल्स। कंडक्ट ऑफ हीट कंडक्शन का क्या मतलब होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन और हीट कंडक्शन आपको समझना चाहिए। कंडक्टर ऑफ हीट कंडक्टर का मतलब होता है कि देखिए आपके पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे फायर जल रही है,
यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे आपने इसको आग में ऐसे पकड़ रखा है, यहाँ से पकड़ रखा है और यहाँ पे आग है। तो थोड़ी देर में आप देखना, इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे जो चिमटा होता है जिससे रोटी बनाते हैं, अगर उसको आप बहुत देर तक यहाँ पे गैस पे रखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि आपका जो ये साइड है ये गर्म होता जाएगा, अब ये साइड भी गर्म हो जाएगा, ये भी, और थोड़ी देर बाद आपका हाथ भी जल सकता है अगर आप इसे आग के पास से नहीं हटाएंगे। तो ये क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, हीट कंडक्शन होता है कि धीरे धीरे उसमें हीट का ट्रेवल होता है और हीट वहां तक पहुंच जाता है। वही अगर आप वुडन ब्लॉक लोगे तो उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, वो जल जाएगा उतना पार्ट, पर वहां पे हीट का ट्रेवल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा मेटल, लेड, मरकरी, कैल्शियम या सोडियम। सो थर्ड का हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन ए, लेड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पुअर कंडक्शन ऑफ हीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग वेल्स। ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार डिस्कस किया था, असेसमेंट में भी किया था। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स, जो घंटियां होती हैं, एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वॉयलिन। सितार या वॉयलिन जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो वायर बनाई जाती है या फिर हम बोलते हैं घंटी बनाई जाती है ना, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से बनाई जाती है। तो आपने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरस। तो विच प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर मेकिंग दिस, ऑप्शन ए सोनोरस, बी मैलिएबिलिटी, डी डक्टिलिटी, सी कंडक्टिविटी। इन सारी टर्म्स का आपको मीनिंग विद डेफिनेशन याद होना चाहिए। सो होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कमेंट में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सोनोरस। सोनोरस इज द करेक्ट आंसर। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि मेटल प्रोड्यूस अ साउंड। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो एक खन की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप देखते हो कॉइन गिर जाता है या बेल में, स्ट्रिंग में एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हम इसीलिए इनकी वायर इससे बनाते हैं जिससे वो साउंड प्रोड्यूस कर सके। सो ए इज द करेक्ट आंसर। मेटल की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है Al2O3 प्लस 2NaOH डैश प्लस H2। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी है कि आपके पास एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, इस तरीके से है Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ये आपको फिल करना है इस केमिकल रिएक्शन को। AlO3 यहाँ पे होगा, Na2O होगा, NaAlO2 होगा या AlNaO2 होगा। तो क्या होगा करेक्ट ये आपको बताना है। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, तो यहाँ पे सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो which of following is the correct arrangement of the given metal in ascending order of their reactivity। रिएक्टिविटी में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ओके, तो इन्हें आपको अरेंज करना है। सो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। आपको एक स्लोगन बना के याद करवाया था है ना, तो जिन बच्चों को याद है वो प्लीज एक बार कमेंट में लिख दें, जिससे जो नए स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता है वो लोग भी उसे देख के रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकें, और एग्जाम से पहले आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। क्या था मैं एक बार आपको बता देती हूँ। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड। अब इसको विद सिंबल आप लोग को कमेंट में लिखना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा सही फटाफट से। असेंडिंग ऑर्डर में आपको बोल रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के, तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, फिर आयरन। ओके, सबसे ज्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ई इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ पे होगा। अगर आप आयरन सल्फेट को कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, आप लोग 4 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, बताइए कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जो क्या है आयरन सल्फेट का है, और आप उसमें कॉपर मेटल को डाल दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है AgNO3 सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और कॉपर मेटल है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सिल्वर मेटल है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और कॉपर मेटल है।
कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए कि कौन लेस रिएक्टिव है, कौन हाई रिएक्टिव है, तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये वाला आपको याद होना चाहिए, तो आप लोग बहुत ईजिली इसका आंसर कर लोगे। होप आप लोगों ने अब तक आंसर गेस कर लिया हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर जो है वो कॉपर से भी नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर इसको इजिली डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, वैसे तो आप बाकी रिएक्शंस में देखते हो कॉपर खुद डिस्प्लेस किया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। मेटल्स आमतौर पे लस्ट्रस होते हैं, बट नॉन मेटल ऐसा एक्सेप्शन केस कौन सा है जो नॉन मेटल है बट लस्ट्रस है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आयोडीन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर याद आ रही है ना आपको डेफिनेशन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट दिस एंड, मैं आपको बताती हूँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट फॉर्म दिस एज वेल एज दिस। तो इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करके लिखिए, सॉरी डेफिनेशन को। तो यहाँ पे ए, बी, सी या डी, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 के लिए। यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इज द करेक्ट आंसर, जो हमारे एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को पूरा करके आप लोग को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ये एक केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम केस बेस में भी रख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। जो हमारे पास एलिमेंट एक्स है वो इतना सॉफ्ट है कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता है। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, एयर में हम इसे ओपनली नहीं रख सकते हैं। बिकॉज वाई, क्योंकि ये कैच कर लेगा फायर। इट रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, वाटर के साथ ये विग्रसली रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 80 to 90% स्टूडेंट्स ने सही आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम इसके लिए करेक्ट आंसर है। सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर आपने इसे एयर में रख दिया तो ये एयर में रिएक्ट करके फायर, आग लग सकती है। अगर आपने वाटर के साथ इसे रखा तो वाटर के साथ भी ये विग्रसली रिएक्ट कर जाएगा। बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है टेलीग्राम पे, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। दिस इज ऑल्सो अ केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोल रहा है आपके पास एक एलिमेंट एक्स है, एक वाई है, दोनों रिएक्ट करके हमारा एलिमेंट बना रहे हैं जेड। एक्स लूज इलेक्ट्रॉन, एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने वाला हमेशा कौन होता है, मेटल होता है। वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, वाई जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दिस इज अ नॉन मेटल। विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। यहाँ पे जेड की क्या प्रॉपर्टी होगी ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, और जेड की बोल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो जब हमारा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई कंपाउंड बनता है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक से, जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं सोडियम और क्लोराइड का। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ये इस इलेक्ट्रॉन को लेता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा कैसा फॉर्म बन करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है बहुत, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ नहीं फॉलो हो रही, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, अकर एज अ सॉलिड। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, जेड जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन स्टेट पे कंडक्ट करता है, यानी आप बोले चाहे मॉल्टन या एक्वस स्टेट में जब आप उसे डिजोल्व करते हो और सॉलिड फॉर्म में अकर करते हैं, तो ये तीनों तो प्रॉपर्टी है। कौन सी नहीं है, लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हो जब हाई बोल दिया तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं करती है आयनिक कंपाउंड के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज जनरली नॉन शोन बाय मेटल। मेटल के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो की जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ये तो होती है, सोनोरस इन नेचर ये भी होता है, डक्टिलिटी ये भी होता है, डलनेस
डलनेस, हमारे मेटल्स डलनेस नहीं शो करते, तो इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हो, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रोन इन थिन वायर। ये आपको डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से ये क्वेश्चन आता है, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरोसिटी या कंडक्टिविटी। सो आपको ध्यान होना चाहिए, इफ वी कन्वर्ट थिन वायर्स तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी। ए इज द करेक्ट आंसर। मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, वैन मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, जब आप चादरों में बदल सकते हो तो उसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ गिवन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। यहाँ पे कौन सा ऐसा मेटल है जो ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। हमने एक टेबल पढ़ा था, एक इस तरीके का डायग्राम था जहाँ पे आपको मेटल्स दे रखे थे। कुछ मेटल्स होते हैं जो हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो वेपर या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है वो कौन सा मेटल है, आइडेंटिफाई करना है जो कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन दे रखा है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो आपको तो पता होना चाहिए कि सोडियम तो इतना हाईली रिएक्टिव होता है तो उससे वो तो तुरंत ही रिएक्ट कर जाएगा। कौन सा है जो नहीं करता है वो आपको बताना है। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। Fe इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट react vigorously with water, it react less violently with water, bubble of hydrogen gas formed sticky to the surface of calcium। so यहाँ पे इन ऑब्जर्वेशन में से कौन सी सही है, उनको पेयर आपको चूज करने हैं, ए और डी, बी और सी, ए और बी, सी एंड डी। सो 15 का आपको बताना है ए, बी, सी और डी। सो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि सी और डी हमारे जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में बोल रहा है जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट। जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस H2O यानी वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विच ऑफ गिवन एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमारी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, जिसका हमने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। इसको हम चेक करते हैं ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्शन को हटा के। तो अब आपको बताना है कौन सा ऐसा एसिड है। तो H2SO4 इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या ऑल ऑफ द दीज। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा HNO3। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जहाँ पे रेशो होता है, परफेक्ट रेशो होता है एसिड्स का। तो एक्वारीजिया यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड का रेशो होता है 3:2, यानी 3 पार्ट HCl होना चाहिए, 1 पार्ट HNO3 होना चाहिए। या फिर यहाँ पे बोल रखा है कंसनट्रेटेड एसिड HCl और HNO3 का यहाँ पे बोल रखा है कि एसिड को हम कंसनट्रेटेड लेंगे, HCl को, और दोनों ही कंसनट्रेटेड होंगे। यहाँ पे बोल रहा है दोनों ही डाइल्यूट होंगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है एक्वारीजिया कैसे फॉर्म होता है। सो इसके लिए आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो HCl लिया जाता है वो 3 रेशो में लिया जाता है और HNO3 1 रेशो में। ये डाइल्यूट लिया जाता है, डाइल्यूट मतलब आप बोल सकते हो लो होता है कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेटेड हाई पावर का लिया जाता है, स्ट्रेंथ का लिया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है। आयनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया जहाँ पे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन गेन, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करके जो हमारे बॉन्ड बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, वो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो KCl, HCl, CCl4 एंड ACl। करेक्ट ऑप्शन आप लोग को बताना है A, B, C और D। सो 18 के लिए आपका क्या होगा, 18 के लिए आपका ऑप्शन होगा B इज द करेक्ट आंसर, यानी B और C। ठीक है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड कौन से नहीं है, तो B और C नहीं है, यानी HCl एंड CCl4 ये दोनों आयनिक कंपाउंड नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ गिवन प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट। सो करेक्ट ऑप्शन है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इसके लिए आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे आप नमक ले लो, वो एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो वहाँ पे अगर आप तार कनेक्ट कर दो तो वहाँ पे बिजली प्रवाहित, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे एक्वस फॉर्म में लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वहाँ पे कंडक्शन होगा। तो बाकी सारा तो सही है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, बी वाली प्रॉपर्टी नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन air it slowly loses its shining brown surface and gain a greeny coating। अगर हम कॉपर को एयर में खुला रख दें तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी सरफेस जो होती है, उसकी शाइन है वो कम हो जाती है, उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन। अगर आपने कॉपर के बर्तन देखे हो तो आपने देखा होगा, कॉपर आपके घर में कहीं हो तो आपने देखा होगा, एक ग्रीन कोटिंग आने लगती है और शाइन धीरे धीरे कम होने लगता है। वो क्यों होता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन CuCO3 का हो जाता है, या नाइट्रेट का, या कॉपर ऑक्साइड का। A, B, C और D। करेक्ट ऑप्शन आप लोग को बताना है क्या होगा, तो इसके लिए आंसर होगा B, कॉपर कार्बोनेट। CuC3 का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से उसमें ग्रीन कोटिंग नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जनरली मैटर आर सॉलिड इन नेचर। जनरली हमने देखा है मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। विच ऑफ द गिवन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको बताना है कौन सा ऐसा मेटल है एक्सेप्शन के जो लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। सोडियम, आयरन, ठीक है, Cr या Hg। सो इसका आंसर बताना है, Hg होता है हमारा, मरकरी होता है। तो A, B, C और D। सो 21 के लिए आप सभी को पता होगा, ये हम कई बार कर चुके हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको सिंबल की फॉर्म में भी बोल सकता है या नाम भी दे सकता है, मरकरी। तो मरकरी आपको याद होना चाहिए विद सिंबल। ओके, अब यहाँ पे अगेन आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन केस बेस क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन केस बेस में आते हैं। तो केस बेस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 ml of each concentrated HCl and HNO3 and a mixture of concentrated HCl and HNO3 in ratio 3:1 what kept in the test tube। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को सुन लीजिए। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, उसने क्या बोला, यू हैव अ 3 टेस्ट ट्यूब A, B एंड C। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है। पहले में आपने क्या लिया है, यहाँ पे आपने लिया है HCl, वो भी कैसा, कंसनट्रेटेड। इसमें आपने लिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसमें आपने क्या लिया है, एक्वारीजिया लिया है। ठीक है, एक्वारीजिया यानी कि HCl प्लस HNO3 लिया है, वो भी 3:1 के रेशो में एक्वारीजिया सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, वॉल टिकन इनटू ABC, तो ये आपका A टेस्ट ट्यूब, ये B और ये आपका हो गया C। अब आपसे बोल रहा है अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तीनों टेस्ट ट्यूब में एक एक मेटल को हम ऐड करेंगे। ठीक है, कोई सा भी मेटल ले सकते हैं। नो चेंज अकर इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। इस टेस्ट ट्यूब में देखेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन द C।
लेकिन जो हमारा मेटल है वो सी वाली थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में जो मेटल हमने डाला वो डिजॉल्व हो गया। द मेटल कुड बी, इसके अंदर कौन सा मेटल हमने डाला होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो एक्वा रीजिया वाले में मेटल डिजॉल्व हुआ है, एल्युमिनियम है, एयू है, ठीक है, एयू गोल्ड होता है, कॉपर है या पीटी है, ए बी सी या डी। सो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा एयू। जो ये एक्वा रीजिया सॉल्यूशन में जब हम एयू डालेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोल रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट है आपके पास एक्स वाई जेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि एक्स का 2 8 है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 8 + 2 10। एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है? यहाँ पे बोल रखा है आपके पास 2 है 8 है 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और थर्ड की आपसे बोल रहा है 2 8 2 8 10 2। ये तो आपका मैग्नीशियम हो गया, ऐसे ही पता चल रहा है। 8 2 10 ये आपका क्लोरीन हो गया, ऐसे ही पता चल रहा है। विच इज़ द गिवन करेक्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या इसके लिए सही होगा। एक्स हमारा मेटल है, देखिए इसका ऑर्बिट एकदम फुल है। मेटल कौन से होते हैं? दे आर रेडी टू गिव, जो देने के लिए तैयार हो, जिनके पास देने के लिए लूज करने के इलेक्ट्रॉन्स हो। और वाई इज मेटल, तो वाई को देखिए इसका ऑक्टेट 1 कम है, अगर 1 मिल जाए तो ये देने के लिए तो तैयार ही नहीं है। जेड इज नॉन मेटल, सो जेड इज नॉन मेटल, नो जेड इज अ मेटल, ये देने के लिए तैयार है। तो ये आपका गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। सही ऑप्शन क्या है? वाई इज अ नॉन मेटल। तो देख सकते हैं वाई हमारा क्या है? नॉन मेटल है, ये क्लोरीन है, ये आपका क्या है? मैग्नीशियम है। और जेड इज अ मेटल, जेड मेटल है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही पता चल गया हमको। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो खुद ही, आपको कोई भी एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जनरली नॉन मेटल आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं। विच ऑफ गिवन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बोल रहा है आपके पास एक नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर है। डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर या फुलरेंस। सो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होना चाहिए। असेसमेंट में भी ये क्वेश्चन हमने किए हैं और प्रीवियस क्लास 9th में भी आपने ये क्वेश्चन कर रखा है। तो इसका आंसर होगा बी। जो ग्रेफाइट होता है दिस इज अ नॉन मेटल कार्बन कंपाउंड, बट ये गुड कंडक्टर होता है। जो पेंसिल की रॉड होती है जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Electrical wire have a coating of an insulating material. The material generally used. जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं आपके घरों में, जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, पर वायर के ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है जो आप देखते हो प्लास्टिक कोटिंग होती है, जिसकी वजह से अगर आप वायर को टच करो तो आपको करंट नहीं या शॉक नहीं लगता है। तो वो कोटिंग किसकी होती है? सल्फर की, ग्रेफाइट की, पीवीसी या फिर ऑल कैन बी यूज्ड, ये सभी यूज होते हैं। तो इसके लिए भी आपको आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ गिवन नॉन मेटल इज अ लिक्विड। नॉन मेटल है बट लिक्विड है, नॉन मेटल है बट लिक्विड है। कार्बन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस या सल्फर। सो इसका आंसर आपका बताना है 26। इसके लिए होगा बी, ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसलिए इनको पुट किया गया है यहाँ पे। द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट पे सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या आयरन हमने पढ़ा था। सबसे ज्यादा कौन सा था? अब ये सेकेंड मैंने पूछा है, तो सेकेंड आपका क्या होगा? डी। हम बोलते हैं ना आयरन का कोर है, अर्थ का क्रस्ट है, जिसकी वजह से आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड्स देखते हो। ठीक है, फिजिक्स में आप इसे डीपली पढ़ोगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 में हमसे पूछा है स्टूडेंट प्लेस एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चलिए एक स्टूडेंट को ले आते हैं, इसने क्या किया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? जिन बच्चों ने पहले मेरी कोई भी क्लास अटेंड की हो तो वो बता देगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट में बताइए। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और इसमें क्या किया? आयरन नेल डाली। आयरन नेल मतलब Fe को डाल दिया। He observed the reddish brown coating on the iron nail. आयरन नेल जो हमारी कील है उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है और ये जो सॉल्यूशन है
इसका कलर पहले कुछ और था जो मैंने आपसे पूछा है, और इस रिएक्शन के बाद इस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है। अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट याद है तो आप बता सकते हो कि किस कलर से किस कलर में ये सॉल्यूशन चेंज होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो ये लोहे की कील है इसके ऊपर क्या होगा, एक रेडिश ब्राउन कोटिंग होगी, और वो कोटिंग कैसी होगी, सॉफ्ट एंड डल होगी, सॉफ्ट एंड डल होगी, हार्ड एंड फ्लैडिंग होगी, स्मूथ एंड शाइनिंग होगी, रफ एंड ग्रेनुलर होगी। सो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रफ एंड ग्रेनुलर। तो उस पे लोहे की कील पे जो कोटिंग होगी ना, आप उसे ऐसे देखोगे कि रफी रफी सी होगी, खुरदुरी खुरदुरी सी होगी, छूने में कभी जंग लगी हुई आपने कील देखी हो वैसा होगा उसका टेक्सचर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एमसीक्यू एंड केस बेस हमने एक साथ कर लिए। असर्शन एंड रीजन के लिए आपको असर्शन दे रखा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती अगर हम HNO3 के साथ मेटल को रिएक्ट करते हैं, और एक्सेप्शन मैग्नीशियम और मैग्नीज को हटा दीजिए। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको बताना है कि बोथ दोनों सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, या दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर एक स्टेटमेंट सही है एक गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा होगा ए, बोथ ए एंड R2। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि जो HNO3 नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, ठीक है, एक्सेप्शन है मैग्नीज और मैग्नीशियम, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब 30 में आपसे बोल रहा है जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सही बात है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो इसके लिए आपका क्या होगा, 30 के लिए आपका क्या होगा, 30 के लिए फटाफट से बताइए। जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, और ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का तो मतलब ही भाई साहब वही होता है कि दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस के साथ। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसके लिए भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। MgCl इज कोवेलेंट कंपाउंड, बोल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, तो ये बात गलत बोल दी। MgCl कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। कैसे, देखिए Mg और Cl2, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, क्लोरीन को ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 मैग्नीशियम के साथ ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्टेटमेंट इसने गलत बोल दी। और MgCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे एक स्टेटमेंट गलत होती है तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। आप बहुत इजीली बता सकते हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये भी हमने क्वेश्चन करा है, तो अगर आपको याद हो, कॉपर डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3 को हम लेते हैं और उसमें कॉपर ऐड करते हैं तो वो सिल्वर को हटा देता है। तो सही बात है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ये भी सही बात है। आपको काशीनाथ का माली आलू जरा फीके बनाता है क्योंकि हो गया एजेड, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 33 में हमसे बोल रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। भाई एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ एसिडिक हो ही नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट तो इसने बोल दिया रॉन्ग। एम्फोटेरिक नेचर मीन्स सब्सटेंस हैव एसिडिक एंड बेसिक बोथ करेक्टर, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों करेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। एक स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड और वाटर के साथ अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है, ये हमने पढ़ा भी है। कोई हॉट के साथ रिएक्ट करता है, कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई वेपर के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। सही बात है, रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी कहाँ पे पोजीशन आती है इस बात पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी कहीं दे रहा है। अब आप लोग मुझे एक बार एक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन आपको आती है तो लिख के बताइए। एक्टिविटी सीरीज, देखिए एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज और एक होता है एक्टिविटी सीरीज।
ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज का रिवर्स। तो आप एक्टिविटी सीरीज का मुझे डेफिनेशन कमेंट में बताइए। 35 में बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ बीटिंग ऑफ मेटल इनटू शीट्स। शीट्स में बदलने को, शीट में, चादरों में बदलने को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल। सो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, इसने हमें डेफिनेशन किसकी दी है, मेलिएबिलिटी की, और बोल रहा है डक्टिलिटी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वायर में बदल सकते हैं। शीट मतलब तो मेलिएबिलिटी होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल, ये आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है, आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन इन आयनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा हो गया NaCl, MgCl2, ये सारे आयनिक कंपाउंड है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे जो असर्शन रीजन से बन सकते थे। इस चैप्टर में आपके इतने ही क्वेश्चन, इतना कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मुदिता स्पिरिचुअलिटी सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। एक अलग चैनल है जो सभी एज ग्रुप के लिए, बच्चे बूढ़े बड़े सब देख सकते हैं, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।